हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि मेरे पीछे लिखा हुआ है। तो इसमें हम ये समझेंगे, या इस चैप्टर से आप पहले भी फैमिलियर हैं, जैसे क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई करंट जाता है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है? तो आप वहाँ पर बता सकते हैं, मतलब जो समय एक्सपेरिमेंट किए होंगे या जो आपको अंडरस्टैंडिंग है उस पर मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि आपको ये पता होगा कि कोई करंट कैरिंग वायर है और उसके आसपास अगर कंपास नीडल वाला जो रहता है उसमें देखेंगे तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होते रहेगा, तो पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का डायरेक्शन ये है या उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो एक तरह से डायरेक्शन बताता है, या हम ये कह सकते हैं इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स कौन लगा रहा होगा? तो तुरंत एकदम से आएगा दिमाग में कि हाँ, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, हो रहा होगा। ऐसा हम इसलिए क्या कह पाए कि जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? बिल्कुल है। तो उस समय जब करंट नहीं जा रहा था तब क्या उस समय डिफ्लेक्शन हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब एक नया फोर्स आया, नया एक फील्ड आया जिसके चलते उस पर फोर्स लगना चालू हुआ। तो हम वहाँ पर कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड आया। तो जैसे हमारे मतलब मन में जो आपको अभी तक दो तरह के फील्ड सिखाया हूँ, एक ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि जहाँ पर आप उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएँ या उससे रिलेटेड फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएँ। जैसे इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आपका डेफिनेशन यही होता है ना कि जहाँ तक आप ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ तक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए, तो हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। तो अब कौन एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेट। कह सकते हैं कि मैग्नेट भी करता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल भी अगर उसको करेगा, वो कब करेगा तो उसके अलग अलग कंडीशन है। तो वो सब बारीकी को आज समझते हैं और आपको बताता हूँ कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उससे बायोट-सैवरेट लॉ क्या होगा, और फिर हम देखेंगे कंडक्टर है, कॉइल है, तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर ये वायर है, इसमें और यहाँ पर करंट आई है, ठीक। तो अगर आई इसमें जा रहा होगा, अगर बेसिक से बात करें तो यहाँ पर नीडल अगर होगा तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, मतलब उसको आसपास लेकर जाइए, मतलब आपको मूव कराना पड़ेगा। जैसे क्या होगा कि मान लीजिए कहीं अचानक से लेकर आए तो किसी भी डायरेक्शन में होगा तो नीडल का अपना एक डायरेक्शन आ जाएगा कहीं भी। अब मुझे नहीं पता क्यों किधर होगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता। तो जहाँ पर वो सेटल होगा हम कहेंगे उधर ही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसका नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा वो होगा। लेकिन बस बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है फिर ऐसे आकर वो चुपचाप रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उसमें कोई हलचल नहीं होगा। हाँ, जब उसको आप इंक्रीज आगे पीछे ऊपर नीचे क्लोज टू द वायर अवे फ्रॉम द वायर करेंगे तो कुछ उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ऐसा इसलिए होगा कि इस करंट के चलते यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आर पे। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि आपको कैसे पता चला कि एकदम से आर से होगा, उन सब बातों पे और बातें करेंगे। अच्छा देखिए, दूसरा एक अगर आप समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर चार्ज क्यू है और इसमें करंट नहीं जा रहा है तो इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है। करंट जाने लगा तब भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये चार्ज क्यू पर अगर देखेंगे आप तो। लेकिन करंट अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है और चार्ज को आप मूव कराइए, मूव मतलब चार्ज तो अपने आप से तो मूव होगा नहीं, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखना पड़ता है तब होता है। हम डेफिनेशन ही कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के लॉन्ग फ्लो करने लगेगा, निगेटिव चार्ज है तो उसके अवे होने लगेगा। तो यहाँ पर तो इसमें अगर स्टैटिक है, चार्ज अगर स्टैटिक है तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नहीं तो इसमें मोमेंट जरूर होता। अगर चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसी के डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये मेक श्योर किया। अब क्या कर रहे हैं कि करंट यहाँ से ऐसा भेज रहे हैं तब भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन करंट को जैसे अगर कुछ वेलोसिटी अगर देते हैं, v वेलोसिटी देते हैं, तो क्या हो रहा है, ये ऐसा एक तो अवे फ्रॉम जा सकता है या टूवर्ड्स जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या मैं आपको ऐसे बता दूं कि जैसे ही चार्ज ने कुछ रफ्तार पकड़ा या कुछ इसके पास वेलोसिटी आया, या तो उससे डिफ्लेक्ट हो रहा था या उसके टूवर्ड्स आ रहा था। तो डिफ्लेक्ट हो रहा तभी तो एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, और अट्रैक्ट हो रहा है तो तब भी उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब कि जरूर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है, या मतलब कि जरूर एक फील्ड क्रिएट हो गया है।
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो था नहीं, ग्रेविटेशनल के चलते कुछ ऐसा होगा नहीं, तो कहेंगे जरूर एक ऐसा दूसरा फील्ड होगा। तो फील्ड को क्या होगा, तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा। जैसे आप बचपन के दिनों में आपने ये देखा होगा कि F इक्वल टू ILB, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से आप लोग कुछ इस पे निकालते होंगे। तो कोई करंट कैरिंग वायर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तब फोर्स लगता था। तो अभी हम देख रहे हैं क्या कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये। तो इस बात को बायोट-सैवर्ट लॉ एक होता है, या साइंटिस्ट कह लीजिए, उन्होंने देखा कि करंट जितना इसमें से जाएगा वैसा ही मैग्नेटिक, मतलब उसका स्ट्रेंथ का, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मान लेते हैं कि अगर वायर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक DL है, तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट कैरिंग वायर से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना करंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब उसके प्रोपोर्शन में होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर 10 एम्पियर है तो कुछ होगा, 20 एम्पियर है तो कुछ होगा। फिर उन्होंने कहा, एक तो ऐसा आ गया, दूसरा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका लेंथ कितना है, DL, एक तो ये हुआ, और दूसरी भाषा में DL साइन थीटा भी इसको कह लीजिए, क्यों किस एंगल पे जा रहा था उस पर भी डिपेंड कर रहा था। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि DL का जो है, और वहाँ से जो एंगल बना रहा होगा, जिसको आप ऐसे कह लीजिए परपेंडिकुलर से कुछ थीटा ऐसा बना रहा होगा, तो DL साइन थीटा ऐसा बोल दिया। और जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड में, या उसके पहले आपने दो तरह के फील्ड देख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ रहता है। तो उसमें ये देखा गया कि DB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है बच्चों, ये बात उनको मतलब ऐसा उन्होंने बताया। तो क्या कि ठीक है, जब इसको क्लब कर दे तो अभी यहाँ से क्या मिल जाएगा, DB is directly proportional to I DL साइन थीटा बाई r², ऐसा कुछ मिलेगा। तो जब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल हटता है तो कुछ यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो DB इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, फिर μ0/4π I DL बाई r²। जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था ना परमिटिविटी वाला 4πε0, तो जहाँ कहीं भी ε0 आता है तो 1/μ0 में ऐसा कर देते हैं। जैसे C इक्वल टू हम ये जानते हैं √μ0ε0, तो C² करिए तो μ0/ε0, तो एक दूसरे के C तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो μ0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ε0, तो इसीलिए वैसा वहाँ से आता है। तो ये आइडियल साइन थीटा ऐसा हुआ। तो इसका वेक्टर फॉर्म में जो अगर आप लिखेंगे तो DB μ0/4π, I तो स्केलर क्वांटिटी है, तो DL क्रॉस R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल क्यूब, इस तरह का इसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा। तो उसमें अब ये हुआ कि DL क्रॉस R, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, इन दोनों से, मतलब कि वो DL कहाँ पर है और R का पोजीशनिंग कहाँ पर है। तो उसमें क्या होता है कि जिधर करंट जाता है तो आप उधर ही DL मान लेते हैं। तो ऐसा थंब पकड़ लेते हैं, इसको अच्छे से और समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर जैसे करंट ऐसा है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है बच्चों, ऐसे करंट जा रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि ऐसा इसको पकड़ते हैं, मतलब इमेजिन करिए कि ऐसा हमने, जैसे पेन है तो करंट के डायरेक्शन में थंब को ऐसा कर देते हैं, इसके डायरेक्शन में ऐसा भेज देते हैं और ऐसा, और जिस पॉइंट पर आपको निकालना है, मान लीजिए कि P पॉइंट यहाँ पर है और Q पॉइंट यहाँ पर है, तो जिस पॉइंट से आपको पास कराना है उससे कर्ल्ड फिंगर को पास कराइए। तो व्हेन यू विल पासिंग योर कर्ल्ड फिंगर पॉइंट P, सो योर पाम विल फेस इनसाइड, तो इसको बोलते हैं इनटू द पेज। ठीक है, क्या हुआ एक बार फिर से समझिए कि एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट I है, ऐसा जा रहा है, तो उसको हमने जो अलोंग द थंब में ऐसा किए और कर्ल फिंगर को उस पॉइंट P से पास करा रहे हैं ऐसा। तो आप ऐसा भी इमेजिन करिए, तो हम मेरा पाम किधर जा रहा है, इनसाइड, तो इसको बोलेंगे इनटू द पेज। सेम अगर हम इसको ऐसा अगर करेंगे Q को,
से अगर पास कराएंगे तो पाम किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। आप पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं कि करंट, ऐसा जो करंट जा रहा है उसको ऐसा रख लीजिए और कर्ल फिंगर को पास कराइए क्यू पॉइंट, मतलब कि जो क्यू पॉइंट पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका डायरेक्शन बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होगा तो उससे निकलेगा। तो इसका पाम अप द जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डॉट। तो इसको क्या बोलेंगे, अप द पेज। तो इनटू द पेज, अप द पेज, जनरली इसको निगेटिव के एक्सिस भी बोल सकते हैं इनसाइड को, और इसको पॉजिटिव के बोल सकते हैं, ऐसा। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरह का कुछ होगा। वैसे ही यहाँ से ऐसा, और करंट अगर आप ऐसा अभी अच्छा ऊपर की तरफ है तो नीचे की करंट की तरफ भेज दें, डाउनवर्ड अगर करंट जा रहा होगा। तो अभी 2 पॉइंट फिर से यहाँ से P और Q है, यहाँ पर आपको चाहिए। तो फिर देखिए P पर अगर आपको चाहिए तो फिर डाउनवर्ड ऐसा करेंगे, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था तो अप किए थे थंब को, अभी क्या करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे ऐसा, और कर्ल्ड फिंगर को ऐसे पास कराइए P, तो पाम किधर आपके तरफ दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसका मतलब अप द पेज। क्यू पॉइंट पर अभी देखेंगे ये ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, कर्ल फिंगर को पास कराइए, क्यू से इमेजिन करिए, तो अभी ये पाम तो दिख नहीं रहा होगा, छुप रहा है ना, तो मतलब अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर इनटू द पेज। तो कोई एक याद कर लीजिए, अपने आप को समझ में आ जाएगा। याद क्या, समझ ही गए होंगे कि अगर ऊपर की तरफ करंट जाएगा तो पी पॉइंट पर कितना होगा, ऐसा अंदर। अब कैसा भी होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हॉरिजॉन्टली अगर ऐसा कर दे, तो अभी जैसे ऐसे है तो ऐसे कर लीजिए, तो अभी फिर से अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनटू द होगा, मतलब वो डायरेक्शन बताया रहेगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन इस तरह का ऐसा हो रहा है। तो जैसा होगा आप उसको खाली ऐसा देखिएगा, जहाँ पर आपको मांग करेगा इमेजिन करिएगा ऐसा हो जाए, तो उससे आप बता सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है उसका बताने के लिए कि जैसे मैंने आपको उसमें देखे थे लास्ट में कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लिखा था B = म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl क्रॉस R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन तो इससे पता चल रहा है। तो अभी आप dl क्रॉस R देखेंगे तो ये किधर जा रहा है, ये J ऊपर की तरफ है, और यहाँ से डायरेक्शन यहाँ से I है, तो J क्रॉस I मतलब डायरेक्शन ही बताएगा। तो J क्रॉस I कितना होता है, माइनस के, तो आप यहाँ से ही बता सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ से देख लीजिए, J ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से माइनस I, तो J क्रॉस I माइनस के होता है, एक माइनस लगा हुआ है तो प्लस के हो गया। तो ये इनसाइड ऊपर की तरफ आ रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो जहाँ भी होगा आप इसको ऐसा इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि कहीं भी लगाए तो हो जाए, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस करते हैं कि आपके वो टिप पे मतलब आपके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा इधर है तो नीचे की तरफ होगा, इधर होगा तो इधर होगा। ये बात समझ में आया क्या, डायरेक्शन निकालना, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर बाहर किधर, इस साइड से। ठीक, तो ये समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, जैसे कि यहाँ से करंट कैरिंग वायर है I, और यहाँ से मान लीजिए कि R डिस्टेंस है इस पॉइंट P पर, तो इस पे यहाँ से और यहाँ से एंगल φ1 है और यहाँ से यहाँ φ2 है, इस तरह का वो बना रहा होगा। बाद में हम ये देखेंगे कि अगर से इमेजिन करिए कि φ1 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा बच्चों, ये वाला मतलब 90 मतलब कि ये वाला इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, और ये वाला अगर φ2 भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो ये वाला भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक वर्ड जब इस तरह का कंडीशन है बना है तो इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इतना लॉन्ग मतलब कि या उसी को लॉन्ग स्ट्रेट वायर कह दे, या इनफाइनाइटली लॉन्ग या इनफाइनाइट वायर कह दे, तो लॉन्ग बोलते हैं तो उससे भी काम हमारा चल जाता है। अगर ऐसा ना बोले कुछ, इसके लिए तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया। दूसरा कि अगर φ1 इज़ 90 डिग्री हो एंड φ2
इज 0 डिग्री, तो फाई टू 0 डिग्री। तो मतलब इसका क्या होगा कि एक एंड आपको खाली यहाँ पर है और इसको खाली इन्फिनिटी कर दिया, और यहाँ पर अगर आपको चाहिए आर, मतलब उस पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पर, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट। जैसे इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, तो आधा ही उसके लिए होगा। तो आइए अब हम खोज में चलते हैं कि इसका क्या होगा। तो बेसिकली इसमें अगर डीएल है और वगैरह वगैरह, मतलब कि यहाँ से हम म्यू नॉट, जैसे डी वी इक्वल टू, उस पॉइंट पे क्या जानते थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा, यही जानते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ एल है, तो छोटा सा पार्ट अगर देखेंगे तो डी एल होगा, मतलब लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, या एल पूरा है तो एल बाई 2 इस तरह का कुछ कर लेते हैं ऐसा, और ये छोटा सा पार्ट डी एल है और यहाँ से एंगल फाई लेते हैं। तो ठीक है, तो उसको जब आप करेंगे, मतलब उसका इंटीग्रेशन कुछ यहाँ पर साइन थीटा या जो फाई आ रहा है, तो -5 या +512 -5 अगर इसको पूरा करेंगे, तो मैं इस पे इसके इंटीग्रेशन में नहीं जा रहा हूँ, इसको लाया कैसे गया है वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें फिर समय लग जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख दे रहा हूँ आपको कि ये अगर वायर है और इस पॉइंट P पर है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके चलते इतना ऊपर जा रहा है कि इन्फिनिटी है, अभी लॉन्ग वायर है, माइनस ऐसा। अभी मैं इनफाइनाइट के लिए तो है, फाइनाइट के लिए भी बता दूंगा। यहाँ से फाई 1 हो रहा है और यहाँ से फाई 2 हो रहा है, और करंट आई हमारा ऐसे जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू लाएंगे यहाँ से, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से ये आ जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपका इन जनरल एक्सप्रेशन है। अब उसमें अगर अगर इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, तो सबका अलग अलग है। तो पहले निकाल लेते हैं कि अगर इनफाइनाइट वायर अगर लॉन्ग है तो फॉर यहाँ पर ऐसा, अगर लॉन्ग वायर है तो इसमें फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, तो बी का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। बताइए बच्चों, यही होगा क्या, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 1, तो ये तो हो गया 2। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। अच्छा, इसमें आपने इसको तो आपको बचपन में पता चल गया था क्या, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होगा बच्चों, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, इसमें मीटर एम्पियर, ऐसा उसका म्यू नॉट का वैल्यू होगा। तो और मैग्नेटिक फील्ड का जैसे आपको पता है कि उसमें टेस्ला होता ही है, तो आप इसको 1 टेस्ला को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। टेस्ला कब होगा, जैसे कहा जाएगा कि अगर एक वायर है, लॉन्ग वायर है, उसमें करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा होगा, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन, 7 टेस्ला। ऐसे उसका 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन आता है, तो उसको बताएंगे। तो अभी नहीं है, अभी तो बस इतना ही है, मतलब देखते हैं, इस पर फोकस करते हैं कि अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो एक तो ये हो गया, आपको मिल गया, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपको मैग्नेटिक फील्ड को आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा, ये तो एक ये हुआ, दूसरा एक ये था कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तब इसके लिए है। दूसरा कि अगर सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा तो क्या होगा, तो इसमें कुछ इस तरह का होगा
ये ऐसा अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेज ही होगा आर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि φ1 हमारा तो 90 डिग्री है, लेकिन φ2 का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ से जब हम मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू निकालेंगे तो μ0/4 पाई I/r साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो जब यहाँ से b इक्वल टू देखेंगे तो μ0/4 पाई I/r। तो जो लॉन्ग इनफाइनाइट होता था μ0/2 पाई I/r, तो उसका ठीक आधा होगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर μ0/2 पाई I/r है, तो अगर सेमी इनफाइनाइट है तो हाफ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। तो इसकी कहानी हुआ बच्चों। अब देखिए दूसरा कि अगर फॉर फाइनाइट वायर हो तो जैसे मान लीजिए कि L है और यहाँ से R डिस्टेंस है, तो ये होगा ना L/2 और एंगल कितना बनाएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि φ1 होगा φ2 होगा ऐसा। तो यहाँ से साइन φ1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, L²/4 प्लस R² ऐसा। और यहाँ पर भी वही होगा। तो साइन φ1 और साइन φ2 का जो वैल्यू होगा इन दोनों केस में मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो सेम ही है ना। और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, L/2 अपॉन √L²/4 प्लस R²। अब आते हैं कि जब इसके चलते करंट आई जा रहा होगा इसमें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा P, तो उसका B का जो एक्सप्रेशन आएगा तो आ जाएगा μ0/4 पाई I/r साइन φ1 साइन φ2 दोनों आपस में इक्वल है। तो L/2 अपॉन √L²/4 प्लस R² प्लस L/2 √L²/4 R² ऐसा। तो इसमें देखिए कि μ0 का इसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 4I/r, तो चलो एक है बाहर, और यहाँ से करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ L/2, तो L को तो बाहर भेज दीजिए और वहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा फिर से, तो 2L अपॉन √L² प्लस 4R², ये ऐसा जो मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल कर आएगा। अगर अगर फाइनाइट अगर वायर है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, तो कुछ इस तरह का होगा μ0/4 पाई I/r 2L अपॉन L² प्लस 4R²। ठीक है, तो अभी तक तीनों के लिए आपने देख लिया। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके चलते अगर कोई इसमें करंट जाता है, कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और करंट कैरिंग है, तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रिएट होगा। वो कितना होगा तो डिपेंड करेगा कि वो है कैसा लॉन्ग। बहुत ज़्यादा लॉन्ग है मतलब कि इनफाइनाइट है, दोनों एंड उसका 90 डिग्री पे पॉइंट से बना रहे हों, मतलब इनफाइनाइट टाइप का है, तो उसमें देखा आपने μ0/2 पाई I/r। दूसरा आपने क्या देखा कि अगर सेमी इनफाइनाइट है, एक ही एंड हमें पता है, दूसरा एंड पता नहीं है, मतलब कि एक 0 डिग्री पर है, दूसरा उस पॉइंट से 90 डिग्री पर एंड पर है, तो आपने देखा कि उसका ठीक हाफ हो जाएगा। जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए होगा तो उसमें उस वैल्यू आएगा μ0/4 पाई I/r एक। फिर आपने देखा तीसरा जो भी पीछे लगा हुआ है कि फाइनाइट वायर अगर है, मतलब उसका लेंथ L है और R डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका R है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, बार बार बोल रहा हूँ, तो मेंशन भी रहेगा कि आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको लेकर आएंगे। अगर R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो उसके चलते हमने देखा साइन φ और साइन φ2 का वैल्यू क्या होगा, और फाइनली μ0/4 पाई I/r 2L L² प्लस 4R²। तो इस चाहे तो इसको भी आप यहाँ से ओमिट कर सकते हैं। तो ये मतलब सेम जो इनफाइनाइट वाला मोड है, मतलब जो मोड है या लिखने का जो उसका फैशन है, उसमें ही I/r बस एक्स्ट्रा क्या होगा कि L √L² प्लस 4R² ऐसा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए तो आइए पहले कुछ उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके बाद क्वाइल के लिए देखेंगे।
अभी ये क्या करें कि टू करंट कैरिंग वायर 1 and 2 जैसा मेंशन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू आर। तो यहाँ पर पी पर चाहिए एक तो इस वायर 1 के लिए, 1 के चलते क्या होगा, और 30 एम्पियर जो वायर 2 के लिए उस पर क्या होगा। तो एक एक करके देखते हैं कि एट पॉइंट पी तो करंट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके चलते अभी दिखाया था कि इसको ऐसा करिए, मतलब थंब उसके डायरेक्शन में देख लीजिए और कर्व फिंगर को पॉइंट से पी से पास करिए तो बाहर की तरफ आएगा। तो उसका B1 का जो वैल्यू होगा कुछ डॉट, और उसमें अभी नीचे की तरफ जा रहा है ऐसा, तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर देखेंगे P से तो B2 कितना होगा क्रॉस, कौन ज़्यादा कौन कम वो तो वहाँ से पता चलेगा, लेकिन बी नेट जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो ऐसा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 20 एम्पियर 10 इधर से उधर से 30 है, B1 वाला ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा उसके तरफ डायरेक्शन होगा। तो B1 अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें बोला गया टू करंट कैरिंग वायर, कुछ कहा ही नहीं है तो वेरी लॉन्ग है, तो B1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I20 और डिस्टेंसेस 0.1 माइनस म्यू नॉट बाई 2 पाई I है 30 और यहाँ से कितना हो जाएगा 0.3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसको अगर करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 200 और यहाँ से इसको करेंगे तो 100। ठीक है, तो जैसा मैंने माना था वैसा ही है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा रेडीमेड, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो 2 पाई से डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ और 100 माइनस 200 माइनस 100 इज 100, तो कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो पॉइंट बी पर कितना आया, इतना आया। तो ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कि हाउ विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो वहाँ पर कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए क्यू के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके चलते ऊपर के चलते यहाँ पर B1 इंटू होगा, ये तो इमेजिन कर लिए होंगे कि ऊपर हुआ और क्यू को ऐसा करेंगे तो ये हमारा पाम अंदर की तरफ जा रहा है, और इसमें 30 वाले के लिए बीच में अगर करेंगे पाम को उधर ले जाएंगे तो भी अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर तो दोनों के दोनों B1 के चलते ऐसा अंदर की तरफ और वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे को फिर पाम को उसको ऐसा करेंगे तो पाम हमारा अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो उसके चलते B2 जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा सेकेंड वायर के लिए 30 एम्पियर डाउनवर्ड है, तो भी इनटू की तरफ जा रहा होगा, तो दोनों के लिए ऐड हो जाएंगे। और दोनों का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 20-30 केवल अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी नेट इक्वल टू B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I20 एम्पियर 0.1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 30 अपॉन 0.1 एम्पियर। तो यहाँ से 200 300, तो टोटल ऐड करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 500, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500, तो कितना आ जाएगा 10⁻3, तो 10⁻⁻4 टेस्ला, और कितना होगा इनटू द प्लेन। अच्छा, यहाँ का भी डायरेक्शन आप चाहे तो लिख सकते थे कि वो अप द पेज था, यहाँ पर डॉट इसके लिए अप था, तो B1 के लिए जो होगा तो यहाँ पर कहेंगे अप द पेपर डॉट, और यहाँ के लिए इनटू द पेपर, उसका नेट आएगा निकल कर। समझ में आया क्या? ऐसा आया तो लिख लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और बचा था क्या इसमें, ये बचा हुआ था कि आर पर, तो देखिए उसमें अभी डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगर पहले वाले के लिए देखें तो कितना होगा B1 क्रॉस, उसके राइट साइड में जितना होगा सब इनटू द पेपर,
और उसका B2 अप जा रहा है नीचे की तरफ, तो B2 का अप होगा। तो इस बार B2 वाले को ज़्यादा मानते हैं कि 30 एम्पियर है, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 20 एम्पियर है, वहाँ से 30 सेंटीमीटर है। तो जो B नेट आएगा तो B2 माइनस B1 कर लें, तो B2 सेकेंड वाले वायर के लिए है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 30 एम्पियर है 0.1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 20 एम्पियर है 0.1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 300 माइनस 200, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 700, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। और ऊपर की तरफ था तो इसीलिए डॉट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसका B2 को ज़्यादा मान है, तो अब द पेपर है, अब द प्लेन है, तो इस चलते ऐसा ऊपर की तरफ आएगा। तो ये बात आपको समझ में आया क्या कि कैसे इसमें इसका वैल्यू निकालेंगे, या कैसे उसका दो अलग अलग वायर था तो उसमें कैसे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन था, इसके 3 पॉइंट अलग अलग थे, तो हम आसानी से इसका सारा वैल्यू निकाल सकते हैं या सारा वैल्यू बता सकते हैं जहाँ भी पूछ रहा हो। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 2 पैरेलल वायर्स P एंड Q, सेपरेशन ऑफ द आर 6 सेंटीमीटर, कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट I1 5 एम्पियर और 2 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन एस। सो फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो R पर कह रहा है कि इसका 0 होगा। तो देखो इसका ऐसा क्रॉस लिखने का मतलब क्या है कि करंट ऐसा इसमें जा रहा होगा, इस तरह से ऐसा रख दिया है, मतलब वायर को ही ऐसे रख दिया है, तो उसके चलते वायर का खाली हमको थंब का डायरेक्शन देखना है। तो ये जैसे पेन है, ये आप ऐसा देख लीजिए, जैसे पेन है, इसको लेकर आए, अब इसको सीधा सिंपल ऐसे कर दे रहे हैं ऐसा, और कर्ल फिंगर जो वहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड I1 के चलते, ठीक। और इसी को जब बाहर की तरफ कर ले I2, तो यहाँ से उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अपवर्ड होगा, और इसके चलते डाउनवर्ड होगा। मतलब कि अगर उसको आप J के डायरेक्शन में बताना चाहें, नॉर्थ में या साउथ में, ऐसा बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, और डिस्टेंस कितना है R प्लस एक्स। अच्छा, हमें दिखाना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब R पर कहाँ पर होगा। तो ये डिस्टेंस इसके लिए कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस एक्स, क्योंकि एक्स ऑलरेडी बोल रखा है तो सेंटीमीटर में ही आंसर देंगे। और इसका मतलब यहाँ से कितना रहा, डाउनवर्ड, तो ऐसा भी बोल देंगे डाउनवर्ड, या माइनस J भी बोल सकते थे। फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई 2 एम्पियर एक्स, और इसके चलते अपवर्ड, ठीक। मतलब कि अगर ऐसा है तो बाहर की तरफ आएगा, तो नेट वहाँ पर न्यूट्रल 0 होना चाहिए, वो पोजीशन x कितना होगा, तो हम यहाँ से कहेंगे कि B1 माइनस B2 का वैल्यू 0 होगा, तभी वो मिलेगा ना। तो यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं कि B1 इक्वल टू B2 होगा। फिर यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I 5 अपॉन 6 प्लस एक्स, और यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 बाई एक्स, तो म्यू नॉट बाई 2 ऐसा कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5x इक्वल टू 12 प्लस 2x, तो कितना आ गया 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका मतलब हमें फाइंड अ पॉइंट ऑन द PQ, लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो
तो आप कह सकते हैं कि I2 से आपका 4 सेंटीमीटर होगा और I1 से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से होगा। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूज द बायोट-सेवर्ट लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इनटू फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 2A कैरिंग अ करंट I। ठीक है, तो एक स्क्वायर ले लिया जाए। ये विजुअल है बच्चों, स्क्वायर ऐसा है और उसका साइड कितना है, स्क्वायर ऑफ साइड 2A। तो एक की तरफ से 2A है। तो मान लेते हैं कि करंट इसमें I चल रहा होगा। आप कैसे भी घुमा सकते हैं कि डायरेक्शन तो बोला नहीं है, खाली इसको एक्सप्रेशन चाहिए। I ऐसे चल रहा होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर मैंने जैसे बोला था कि आप कैसे भी इसको पकड़ लीजिए, मतलब अभी I ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसके चलते इसके सेंटर पर, यही बोला है ना, इसके सेंटर पे P पॉइंट मान लेते हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसके चलते अभी कितना होगा, इनटू, ये ऐसा ऊपर गया, इनटू हुआ, फिर उसके बाद अगर ऐसा करेंगे तो फिर इनटू, फिर उसके बाद करेंगे इनटू। मतलब आप पेन को ऐसा देखिए, ऐसा इसको कर रहे हैं, कर्ल फिंगर यहाँ से पास करा रहे हैं, तो ऐसा होगा। फिर उसको नीचे की तरफ करेंगे, मतलब वहाँ तो ऐसे दिखाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। फिर इस वाले को तो ऐसा दिखा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपके लिए दिखा दूँ कि कुछ इस साइड से ऐसा बन रहा होगा, इनटू, और फिर यहाँ से करेंगे तो इनटू। तो मतलब चारों उसके जो वायर हैं, जो स्क्वायर के जो साइड्स बना, जो कंडक्टर बना रहा है, जो साइड इसका हो रहा है, उस चारों सेगमेंट के चलते या चारों फाइनाइट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा है, इनटू। और आप अभी बताऊंगा इसे कॉइल वाले के लिए, तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज, तो इनटू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो अप द होता है। तो खैर आप यहाँ से उसको भी बता सकते हैं। तो 2A हो रहा है, तो अभी इसका साइड 2A है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, कुछ A, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2A है तो यही होगा। तो चारों तरफ से होगा, तो पहले एक के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। B का वैल्यू कितना होगा, μ0/2π, पूरा इनको सम्मान दे देते हैं। I परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ से A है, और जो फॉर्मूला होता था sin φ1 प्लस sin φ2, कुछ नहीं याद है, मतलब वो भारी भरकम सा जो टर्म था, L था, फिर अंडर रूट ऑफ समथिंग समथिंग था, वो याद है तो और अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। तो यहाँ से ऐसे इसको जोड़ दें, ऐसा। तो आप इसमें देखेंगे कि ये A हुआ और फिर यहाँ से 2A है हुआ, तो आधा हुआ। तो आप tan थीटा का वैल्यू देखिए A/A, मतलब जो भी थीटा बना रहा है वो tan थीटा का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से कितना हो गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि ये ईजी है। तो ऐसे ही करते ही हैं, मतलब फाइनाइट वाले में या तो कुछ एंगल मिल गया तो उससे अपना काम चला लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, μ0/2πI/A। अच्छा, ओरिजिनल फार्मूला में तो फिर 4π था ना, तो इसको 4π कर दीजिए, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्रेशन जो लिखा था उसके लिए आपको क्या बताया था कि जो ओरिजिनल फार्मूला था उसमें आपको ये बताया था कि μ0/4πI/A sin φ1 sin φ2, और μ0/2πI/A वो लेंथ को लेकर उसको कैंसिल कर दिए थे। तो μ0/4πA, तो यहाँ पर sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, μ0/4πI/A sin 45 डिग्री मीन्स 1/√2 प्लस 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा, 2/√2, और 2/√2 को ऊपर भेजेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 केवल बचेगा। तो फाइनली आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर μ0/4πI/A √2 ऐसा मिला। तो आप इसको B0 भी कह सकते हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा B नेट अगर देखेंगे उसमें कितना आ जाएगा, वो चारों के चारों इसके साथ ऐड अप हो जाएंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ना कि 4B0, तो 4 इंटू μ0/4πI/A √2, तो 4 से 4 कैंसिल होगा। तो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/πA इंटू √2। तो फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, या ऐसा लिखिए तो और ज़्यादा सही होगा कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू है μ0/πI/A
a√2 ऐसा मिलेगा। तो ये बात समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करें कि स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 3 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग 3 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। तो इसका मतलब स्ट्रेट वायर है और 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो इसके चलते इनटू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। आई का वैल्यू 3 एम्पियर और गिवन है, ऐसे है कुछ यही हो रहा है। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिंपल, μ0 अपॉन 2 पाई I/R। तो μ0 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ ऐसा। और I का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 3, और R इस हमारा 10 सेंटीमीटर है तो 0.1, तो यहाँ से 6 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला, और यहाँ पर इनटू द पेपर। ऐसा उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया क्या? आया तो लिख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसके बाद करेक्ट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर वाइल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक ये भी होता है बच्चों यूनिट इसका। इसके लिए क्या होता है कि फ्लक्स इक्वल टू, जैसे E.ds होता था तो B.A होता है, BA cos थीटा। तो इसका तो कुछ होता नहीं है थीटा, तो इसका वेबर ऐसा हो गया, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के लिए। तो ये भी आपको ऐसा मिल सकता है यूनिट के लिए। तो खैर हमें कह रहा है कि एक व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम, इस पर डिस्टेंस कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस मान लीजिए, और मान लेते हैं कि 12 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो B इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो कह रहा है कि यहाँ बताइए कि ये R का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम जानते क्या थे कि B इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I/R, तो यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁷। I का वैल्यू कुछ 12 एम्पियर है, और R हमारा पता करना है, इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵। तो इसमें अगर देखेंगे तो 3 4 जा ऐसा होगा, तो R का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो यानी कि R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो अगर 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऐसा आपको मिलेगा, मतलब कि वो जो वैल्यू आया आपको 8 सेंटीमीटर निकल कर आया। ठीक है, correct long straight wire carrying a current of 30 ampere is placed in the external uniform magnetic field 4 into 10⁻⁴ Tesla parallel to the current. 30 एम्पियर इज प्लेस्ड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक वायर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द 0.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। कह रहे कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला पैरेलल टू द करंट। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो एक लॉन्ग है 30 एम्पियर के चलते, और इसके चलते 2 सेंटीमीटर पर हमें पूछ रहा है कि उसका फ्रॉम द वायर पे क्या होगा। तो ये तो 30 सेंटीमीटर के चलते यहाँ पर B इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I/R,
ऐसा, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 करेंट 30 एम्पियर है और वो 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻²। जब उसको देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 30 इंटू 10⁻⁻7 तो 3 इंटू 10⁻, यहाँ से -5 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ऐसा इसमें मिलेगा। अभी वो क्या कर रहा है कि उसी के एक मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, तो इसमें यहाँ से 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हुआ और ठीक इसके पैरेलल यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, इसके चलते तो इनटू द पेपर होगा और ठीक उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि अगर के में है तो जे में है, तो नेट और उसका वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो जो बी नेट होगा बच्चों, ये आपस में परपेंडिकुलर जब जो होते हैं तो उसका b1² प्लस b2², ऐसा कह सकते हैं क्या? तो इसमें 3 इंटू 10⁻⁴, मतलब 10⁻⁴ को तो बाहर ही कर दीजिए, तो 3² प्लस 4² इंटू 10⁻⁻4 होगा। तो यहाँ से 9 प्लस 16 25, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, what current must be flow in an infinitely long straight wire to give the flux density. फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। अब टी से पहचानिए कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स इक्वल टू, अभी जैसे पीछे बताया था कि बी ए होता है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स बाई एरिया, तो इसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। 3 इंटू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, तो यहाँ पर वायर है में कितना जा रहा है कुछ जा रहा होगा, अभी 6 सेंटीमीटर है, तो इसके चलते यहाँ पर इंटू द पेपर होगा और 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा बी 2 इंटू 10⁻⁻7, करेंट का वैल्यू कितना है पता करना है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 10⁻², तो यहाँ से करेंगे तो 3 आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है ऑलरेडी 3 इंटू 10⁻⁵। तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻⁻7 इक्वल टू आई, यही बचेगा। देखिए 3 इंटू 2 से उधर हुआ 3 इंटू 10⁻² और मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻5 पहले से था ही, तो ऐसा हो गया, तो 10⁻7 ऐसा हुआ, तो आई का वैल्यू कितना जाएगा 9 एम्पियर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। एक वर्टिकल वायर इन द vertical wire in which a current is flowing produce the neutral point with the earth magnetic field at a distance of 10 centimeter from the wire. What is the current? 1.8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक करंट है आई और यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर है, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा मान लेते हैं, मतलब तो फिर ये ऐसा नहीं होगा, फिर वो किसी और डायरेक्शन में होगा कि जिसके चलते वो न्यूट्रल हो, मतलब ये चीज़ आप इसको ऐसा बना सकते हैं फिर, या आप इस फिगर को, मतलब है तो आसान, कुछ टेक्निकली मतलब फिगर से आपको विजुलाइज कराना चाहते हैं। मेरा एम ये है कि आप फॉर्मूला लगाना मत सीखिए, उसको खाली वो विजुलाइज भी करिए कि हुआ क्या उसमें, कि ऐसा था तो ऐसा हुआ। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कोई ज़रूरी नहीं है इधर ही है, मान लेते हैं कि इधर है, BH इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब उसका न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर आना चाहिए, तो कर्व मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा क्या होगा, तो कुछ ऐसा जाए या इस तरह से जाए, मतलब यहाँ पर क्रॉस ऐसे कर दे,
क्रॉस जाएगा तो उस साइड में मिलेगा ऐसा। तो अभी पॉइंट ऊपर की तरफ अगर करते हैं, अप जाएगा, यहाँ से अप जाएगा और उसके चलते इस साइड में आएगा। तो आर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये विजुलाइज़ किया कि कैसे बना। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है, अब इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना हो कि वो नल पॉइंट मिले, मतलब इसके चलते अपना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और ये तो है ही है, तो जहाँ से इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड शून्य होगा। तो यानी कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 माइनस B2 इक्वल टू 0। तो B1 इक्वल टू B2 और B2 के केस में BH के इक्वल होगा ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ और यहाँ से आप देखेंगे तो μ0 अपॉन 2 पाई I पता करना है और R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो 0.1। तो कितना आ जाएगा I 2 इंटू 10⁻⁻⁷ तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा क्योंकि 0.1 उसको खा जाएगा और 1.8 इंटू 10⁻⁴। तो आप यहाँ से देखेंगे ये तो 0.9 हो जाएगा और वहाँ से आप देखेंगे तो 0.9 0.6 से इसको करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। तो जो I का वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा 0.9 इंटू 10 तो 2 तो 90 एम्पियर आ जाएगा क्या ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। There are two long straight wires carrying an electric current 10 ampere each opposite direction, each in opposite direction. The separation between the wire is 5 centimeter. ठीक है। Find the magnitude, find the magnetic field at a point P midway between the wire. तो midway between wire somewhere here. तो 10 एम्पियर के चलते यहाँ से B1 कुछ ऐसा होगा और 10 एम्पियर के चलते डाउनवर्ड है तो उसके चलते इनवर्ड भी होगा। दोनों के चलते अगर अपवर्ड होता तब अप द प्लेन होता, अभी दोनों के चलते कितना होगा इतना। तो यानी कि बी नेट का जो वैल्यू होगा B1 प्लस B2 तो यहाँ से कितना हो जाएगा μ0 अपॉन 2 पाई करंट 10 एम्पियर और ये 5/2 इंटू 10⁻⁻² एग्जैक्टली सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ से 2 2 जा 4 और 10 40 या 5 2 ऐसे कर लीजिए तो 8 हो जाएगा 10⁻⁻²। 8 या 16 अच्छा -2 तो +2 हो गया ये। तो 16 1.6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो उसके मिड पॉइंट पर कितना आएगा उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। समझे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आर प्लेस्ड इन द डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच अदर इन एयर। ईच वायर हैज ए करंट 4 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट बिटवीन देम व्हेन द करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो जब सेम डायरेक्शन में होगा बच्चों, और क्या क्या बोला है इसकी कथा सुन लें। 4 एम्पियर में कुछ ऐसे जा रहा है और इसका मिड पॉइंट पर यहाँ पर है तो 16 सेंटीमीटर प्लेस है तो 8 सेंटीमीटर होगा। तो एक के चलते इन और दूसरे के चलते अप ऐसा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट इक्वल टू B1 माइनस B2 तो इसमें हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 8 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है और 8 सेंटीमीटर यहाँ से, मतलब टोटल 16 सेंटीमीटर था। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे तो इन हो रहा है और इसके चलते देख रहे हैं अप,
तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है ना, मतलब B1 इक्वल टू B2 अगर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और 4 डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर यही आएगा। तो दोनों का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके चलते इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो जब भी अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हाँ, तो इस चलते मैग्नेटिक फील्ड उसका कम हो रहा होगा, इसीलिए उसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बच्चों, एक कैसा एक इधर से ऐसा, तो इसके चलते अप होगा और इसके चलते भी अप होगा, तो दोनों के दोनों ऐड अप हो जाएंगे, या मतलब पैरेलल में या ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, इस तरह का हो सकता है। तो बी नेट का जो वैल्यू होगा इस केस में वो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई का वैल्यू 4 एम्पियर था और 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻², 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁷, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁵ टेस्ला। तो जब वो पैरेलल हो तो उसका मिड पॉइंट पर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, और जब एंटी पैरेलल हो तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करें कि 2 infinitely long insulated wire are kept at the perpendicular to the each other. They carry the 2 ampere and I2 is 1.5 ampere. Find the magnitude and direction of magnetic field at point P. तो I1 के चलते इस पॉइंट P पर देखेंगे तो A इंटू होगा, तो से इसको B1 कह लेते हैं, और I2 के चलते इसको देखेंगे यहाँ से, तो कुछ मतलब कि इसमें अगर ऐसा जा रहा है तो इन साइड ऐसा होगा ना, और यहाँ पर होगा तो ये अपवर्ड होगा, B2 अपवर्ड। मतलब कि अगर ये इन दोनों का समझ ही रहे हैं कि 90 डिग्री इन दोनों के बीच का होगा, तो B1 और B2 का मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1, और ये डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻², तो इसमें 2 इंटू 10⁻⁷, करंट इसमें कितना है 2 एम्पियर बाई 4 इंटू 10⁻⁻², 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁻5 टेस्ला। तो अभी B1 का जो वैल्यू है तो इसमें आप नेगेटिव के भी कर सकते हैं, ऐसा, चलो नेगेटिव के ही बोल देता हूँ, वो थोड़ा नया होगा आपको सिखाने के लिए कुछ ऐसा। फिर यहाँ से B2 के लिए अगर आप देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2, और उसका डिस्टेंस कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻², और उसमें करंट कितना है 1.5, तो 2 इंटू 10⁻⁷, 1.5, 3 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 10⁻⁻5 टेस्ला, और इसका डायरेक्शन जे के डायरेक्शन में है। तो आप इसको लिख ऐसे भी सकते थे, मतलब B इक्वल टू 10⁻⁻5 जे माइनस 10⁻⁻5 के, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इसका आएगा यहाँ से 10⁻⁻5√2 टेस्ला, या 1.414 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, इस तरह का ऐसा मिलेगा। तो समझ में आया क्या? उसका डायरेक्शन के लिए तो उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा। If the direction of current is reverse in the one of the wire, what will be the magnitude of the field at B? तो रिवर्स करेंगे तो उससे मैग्नीट्यूड में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मतलब पहले कह रहा कि अगर अभी ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे है, तभी ऐसे कर दे तो डाउनवर्ड होगा, ये तो इनवर्ड ऐसे भी है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बस आउटवर्ड होने लगेगा। तो इस पर उसके रिजल्टेंट जो वैल्यू है उसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो
तो कुछ इस तरह का होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या करें कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 200 एम्पियर रन्स थ्रू द क्यूबिकल बॉक्स एंटरिंग एंड लिविंग थ्रू द होल्स इन द सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस। ईच साइड ऑफ द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। कंसिडर एन एलिमेंट पी क्यू, ये छोटा सा पी क्यू जो पड़ा हुआ है, ऑफ द वायर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई दिस एलिमेंट एट द पॉइंट ए बी सी डी। ए बी सी डी पर क्या क्या होगा? देखो, एक तो तय है कि सी पर कितना होगा, सी पर तो 0 होगा क्योंकि उसी के पॉइंट पर है ना, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जहाँ करंट जा रहा है उसी पर आ गया, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ से आप जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा सी पर। हाँ, डी और ए और बी के लिए और डी के लिए 3 डायमेंशनल है, तो जो उसका डिस्टेंस आना चाहिए, तो उसका बॉक्स का कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो वहाँ से बॉक्स का एक डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है और बिल्कुल वो, मतलब यहाँ से क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊँ आपको, तो 20 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो और उसका अपना लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका वो वाला काम करेगा जो यहाँ से ऐसा बताया था, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट वायर के लिए आया था, μ0/2πI/r, r उसका लेंथ था, और यहाँ से l √L² + 4r², जो सेम जो फाइनाइट वायर के लिए आता है, ये ऐसा निकल कर आएगा। तो अब उसमें क्या होगा कि ए पर, बी पर, सी पर, कितना भी सब जगह पर देखिए, तो वहाँ पर जो उनका मैग्नीट्यूड होगा ये सेम होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से देखिए 2 × 10⁻⁻⁷, पहले तो ये आ गया। करंट कितना था, 200 एम्पियर, तो 200 एम्पियर को ला दीजिए। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर था तो आधा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, अच्छा इसीलिए लिखा था इसको। तो 10 सेंटीमीटर तो 0.1 कह लीजिए। एल, वायर का लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 ऐसा। फिर L² 1 सेंटीमीटर और R 10। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं कि सेंटीमीटर को 10⁻⁻2, तो -4 दोनों जगह से निकाल के -2 एक बाहर ऐसा सेफ पासेज इसको दे दीजिए, और L का 1 हो जाएगा, और इसके जगह पर R के जगह पर अगर देखेंगे तो कितना था, 10 सेंटीमीटर, तो 100, 400 और यहाँ से 401, तो ऑलमोस्ट 401 वो वही होगा। और जहाँ तक इनकी कहानी है तो ये ऐसे चले जाएंगे, 10⁻, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻4 और 400 का 20 हो जाएगा, तो 0.02 × 10⁻⁻4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला, ऐसा। तो सभी जगह पर उसके आएगा, और जहाँ पर सी तक का जहाँ पर सवाल था, क्योंकि उसी लाइन पे वो जा रहा है, उसी फेस पे जा रहा है, तो इस चलते वहाँ पर एंगल उसका थीटा 0 होगा और पूरा वो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट टेलीफोन केबल कंटेन द 6 वायर, ईच कैरिंग अ करंट 0.5 एम्पियर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम वायर इज निग्लेक्जिबल। Is the magnitude of the magnetic field at a distance 10 centimeter from the cable if the current in the all the 6 wire in the same direction। तो कह रहा कि डिस्टेंस बहुत आसपास इस तरह का। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो बायोट सेवरेट लॉ जो होता है, जो हम लोग लगाते हैं यहाँ से, तो इसमें क्या होगा कि बहुत एक कम शॉर्ट रेंज का होता है, डिस्टेंस उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मतलब कि ज़्यादा मायने नहीं रखता, मतलब कि कम के लिए ही वो वैलिड होता है। ये नहीं कि आप 2 किलोमीटर तो छोड़ो, बहुत दूर, मतलब 2 मीटर 3 मीटर के लिए भी नहीं वो होता है, बहुत कम मिलीमीटर के लिए होल्ड करता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर 6 वायर कुछ जा रहे हैं और सब में डिफरेंट करंट, नहीं सब में कितना जा रहा है बच्चों, 0.5 एम्पियर करंट सब में जा रहा है।
तो उसके चलते पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर में बताइए यहाँ पर कितना होगा। तो अब पहला डिस्टेंस दोनों का सबके बीच में निग्लेक्जिबल है, तो मानेंगे ही कि सब पास पास होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक के चलते ऐसा होगा और मल्टीप्लाई विथ 6 कर देंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ से, तो μ0/2 I, करंट 0.5 है और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तो 0.1 ऐसा, और इसको मल्टीप्लाई विथ कितने से कर दें, 6, क्योंकि 6 वायर है। तो μ0/2 हुआ तो 2 × 10⁻⁻7, 6 × 0.3 तो 0.1 ऐसा, और 0.1 होगा ना, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो 3, 2 × 0.1 तो कितना आ गया, 6 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है। इफ द करंट इन द ऑल 6 वायर आर इन द सेम डायरेक्शन, इफ 4 वायर कैरिंग द इन 1 डायरेक्शन एंड देयर इज अ 2 इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, 4 का तो अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज तो इतना ही होगा, वो इनटू द प्लेन अगर कह दें, अगर एक डायरेक्शन में इनटू या अप टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड तो ये आएगा। इसके अच्छा 6 के लिए है ना, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो सिंगल के लिए कितना होगा, B0 के लिए 10⁻⁻6 टेस्ला, मतलब एक वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इतना। तो 4 बच्चों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इफ द 4 वायर्स कैरिंग अ करंट इन 1 डायरेक्शन और 2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा तो इनटू द प्लेन होगा, 2 नीचे की तरफ जा रहा तो अब द पेज होगा, तो उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 4 - 2 इंटू दिस थिंग 10⁻⁻6। एक वायर के चलते कितना है 10⁻⁻6, तो 4 वायर के चलते कितना होगा 4 × 10⁻⁻6 माइनस 2 वायर के चलते कितना होगा 2 × 10⁻⁻6। इसको सेटल करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला ऐसा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो अभी किया था, चलिए फिर से बता देता हूँ। एक ऐसा स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, और करंट इसमें से आई ऐसा जा रहा है, वो ऐसा। तो इसमें हमने आपको यही बताया था कि μ0/4 I परपेंडिकुलर डिस्टेंस r जितना होगा, और यहाँ से क्या हो कि स्क्वायर है तो उसके चलते ये इन दोनों का 10 सेंटीमीटर का है, तो स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब इसके चलते 5 सेंटीमीटर 5, तो ये 45 डिग्री हो गया था, 45, तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, तो μ0/4 I/r, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो गया 2/√2, तो √2 2/√2, तो √2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से μ0/4 तो 10⁻⁻7, करंट I का वैल्यू कितना है 10। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होगा कि मल्टीप्लाई विथ टोटल अगर करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻7, करंट I 10 एम्पियर है, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻2, और यहाँ से हो जाएगा √2, ये 5 हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8√2 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ऐसा कुछ मिलेगा। समझ में आया बच्चों, 8√2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है,
अब देखिए, क्लोज सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ अ साइड ए, द सर्किट कैरीज ए करंट आई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इंडक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो देखिए, इसके लिए भी आपको हेक्सागन पहले एक बना लेते हैं। कुछ इस तरह का है हेक्सागन। अगर अच्छा नहीं बना है तो एक बार और ट्राई कर लिया जाए। और अब तो दिख रहा होगा हेक्सागन, थोड़ा सा वो ऐसा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ए इसका साइड है, ऐसा ए, करंट सपोज इसमें से ऐसा जा रहा होगा, तो इसके चलते यहाँ पर देख लें तो बाकी आपको जैसा पता है कि सेंटर पर वो तो सब ऐड हो जाएंगे। तो एक ऐसा कर ले कि जो बी नेट होगा, एक के चलते कितना होगा बी नॉट, तो 6 के चलते कितना हो जाएगा 6 बी नॉट। तो यहाँ से अगर आप इसको करेंगे तो a/2 ए हो जाएगा क्या, यही ना। और वो एंगल ए कितना होता है इसमें जब आप देखेंगे तो कुछ हो, हेक्सागन है तो 60 डिग्री पर होगा वहाँ से, तो 60 डिग्री ऐसा हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस चाहिए, मान लेते हैं कुछ इसका x या r नाम ही दे देते हैं, तो a/2 उधर से है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या tan 60 इक्वल टू a/2/r। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2, tan 60 का वैल्यू √3, ऐसा। तो r का वैल्यू इतना आपको मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जब हम लिखने चलें तो B इक्वल टू या B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, एक सिंगल के लिए देख रहे हैं तो 4 पाई I/r साइन 60 प्लस साइन 60, यही होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस √3/2, तो कितना हो गया √3। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आई का वैल्यू आई है, कैपिटल आई। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा a/2 √3, और यहाँ से कितना हो जाएगा √3। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2 म्यू नॉट पाई √3। तो ये आपका मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड हेक्सागन के लिए। तो सिंपल समझ में है, जो फाइनाइट वायर वाले के लिए तो एंगल वहाँ से निकाला 60 डिग्री ऊपर नीचे दोनों जगह ऐसा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r साइन 5 प्लस साइन 5 तो 60 डिग्री है, तो √3/2 फिर बाकी का कहानी हम लिखते चले गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर AOB एंड COD परपेंडिकुलर टू द ईच अदर and carry the current I1 I2 respectively. Find the magnitude of the magnetic field at a point P at a distance A from the point O in a direction of perpendicular to the plane of ABCD. ठीक है, तो AOB है ऐसा, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, और एक के चलते I1 है और दूसरे के चलते I2 है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कोई सा भी AOB इसको मान लेते हैं और COD इसको मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर अगर देख लें P पॉइंट पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O इज अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, तो और डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर कर, तो मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह का हो कि डायरेक्टली ही इसी तरह का परपेंडिकुलर जैसा मैंने बनाया है, वो 3 डायमेंशनल विजुलाइज करके भी आप उसको कर सकते हैं। जैसा उस तरह वो विजुलाइज कर रहा है, अगर वहाँ से आप देखेंगे तो इसमें
करके फाइंड अप, उसमें ऑलरेडी वो बहुत क्लियर कर रखा है, टू स्ट्रेट वायर लॉन्ग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। वो जैसे कैसे भी इस तरह से भी रह सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करे। तो ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेंगे वो भी परपेंडिकुलर ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 और डिस्टेंस उनका कितना है A, और यहाँ से B2 करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ से डिस्टेंस कितना है I2 इज़ A। तो जो B नेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IA, ये दोनों में कॉमन है क्या, तो ये आ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ये आपका फाइनली इतना मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि टू इंसुलेटिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग अ करंट I1 एंड I2 lie mutually perpendicular to the each other in the same plane as find a magnetic field at the point A and B। तो देखिए वैसा ही कुछ है, यहाँ पर कह दिया कि P का वैल्यू ऐसा B पर है और A पर है। तो ऐसा अगर हम B1 के अगर वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 और ये डिस्टेंस A हो जाएगा। B2 के लिए अगर देखें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 B, और एक दूसरे से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होंगे। मतलब I1 के लिए देखेंगे तो इनटू, तो यहाँ से हम K में लिख लें डायरेक्शन नेगेटिव, और इनके लिए अगर देखेंगे तो ऐसा, अगर नॉर्थ वेस्ट बाहर की तरफ आ रहा होगा प्लस के, ठीक है। तो बाहर की तरफ है तो नेट बी नेट का अगर वैल्यू देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से B2 जिसको भी जान, B है कैपिटल भी नहीं भाई, स्मॉल b होगा, तो जिसका भी मैग्नीट्यूड और उसका ज़्यादा होगा तो B2 माइनस B1 या B1 माइनस B2। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कर देता हूँ और यहाँ से I1 या I2 बाई B माइनस I1 बाई A, तो इस तरह का कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको बेसिक जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आपको समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते कोई करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो उसके चलते कितना होगा। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, मतलब कल के लिए, तो उसमें कॉइल लेंगे और इसके साथ वायर को भी मिक्स करेंगे। तो उसमें देखिएगा क्या होगा, या कोई कॉइल है तो उसके चलते सेंटर पे उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या फिर कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके चलते उसके एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा। तो आप देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज करता है, मैक्सिमा मिनिमा जैसे कुछ बातें होता है, तो इस तरह का बातें कुछ आपको निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग देखेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।